हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं नीतीश शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। स्वागत है आप सभी का हमारे खूबसूरत चैनल नीट मार्वल्स पर। और ये है आपकी प्रगति सीरीज। बेटा प्रगति सीरीज में आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसमें अब तक आपका हो चुका है मोल कॉन्सेप्ट, और ये है आपका सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसका पहला लेक्चर है। बेसिकली थंबनेल से आपको पता लग गया होगा। ठीक है, और यार अब तक मतलब जो हमारा पहला चैप्टर हुआ है मूल कॉन्सेप्ट, उसके सारे के सारे पीवाई को जितने भी आ रखे थे मैंने चैनल पे करा रखे हैं। जाके जिसने नहीं देखे हैं वो देख लो, अपना चैप्टर पूरा पूरा वहां से तुम फिनिश कर सकते हो। ठीक है, वो अच्छे से मैंने एकदम पीवाई को तुमको वहां पे समझा रखे हैं। ठीक है, और यार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली आज हम किस पे बात करेंगे, तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट गाइज माई बेसिकली मतलब पढ़ाई लिखाई कहाँ से कर रखी है मैंने, तो आई हैव डन माय बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। इट सिंपली मींस दैट यू गाइस कैन रिलाई ऑन माय कंटेंट। ठीक है, बेसिकली जब तुम मेरा लेक्चर देखो तो तुमको पता लग जाएगा मेरा जो भी कंटेंट है बेसिकली तुम्हारा एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, उसमें कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं है, वैसा है ना। ठीक है यार, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तुम्हारी एक दो इंपॉर्टेंट बात है, देखो वो कर लेते हैं तुम्हारी भलाई के लिए, है ना। अब देखो अभी क्या चल रहा है, तुम्हारा फेस्टिवल सीजन है ना, और फेस्टिवल सीजन पे यार जो तुम्हारे कोर्स है बेसिकली अनअकैडमी का, है ना, ये यार बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे नजरिए से। ठीक है, और तुम्हारे नजरिए से भी, क्योंकि देखो अगर तुमको तैयारी करनी है तुम्हारे नीट एग्जाम की, तो एक जगह से जहाँ सारे के सारे लेक्चर मिल जाए, यहाँ अच्छे टीचर पढ़ा रहे हो एकदम, है ना, तो वहां से करना बहुत जरूरी है। बेसिकली चीजें हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएंगी, इंस्टेड ऑफ के तुम यूट्यूब पे जाके पढ़ रहे हो। मतलब यहाँ से अगर तुमको वहां पे कोई चीज समझ में नहीं आती है, जनरली यही तो होता है यूट्यूब पे क्यों आते हैं लोग, या तो जिनको अपनी कोचिंग में चीजें समझ में आ रही वो आते हैं, या फिर इनको जल्दी जल्दी चीजें वर्क करनी होती है उसके लिए आते हैं। ठीक है, अगर आपके पास अभी टाइम है, ठीक है, अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, कोई रिस्क नहीं लेना है, तो उसके लिए क्या करना है आपको यार, अनअकैडमी पे जाना है। और सब्सक्रिप्शन जो है क्या बोलते हैं आपकी नीट प्रिपरेशन का, कौन सी के लिए, बेसिकली स्टार्टिंग कितने से हो रही है तुम्हारी, 5,000 से। बेसिकली यार इतने के तो तुम्हारे जूते या कपड़े आते होंगे। ठीक है, और कोड मतलब बेसिकली कोड क्या है यार, कोर्स लेने के लिए अगर तुमको ऑफ चाहिए उस पर 10% और। ठीक है, इतना सस्ता और सस्ता चाहिए, उसके लिए तुम कौन सा कोड इस्तेमाल करोगे यार, NK23। ठीक है, ये। और इसमें दूसरा यार तुम्हारा दूसरा है, ये जो बैच है हमारा, ये टीम टाइटंस का है। बेसिकली नीट 2025 को टारगेट करने के लिए तुम्हारा ये बैच है। ठीक है, इसके लिए भी मतलब सेम ही कोड कोड वही है ना। कोड बेसिकली क्या है तुम्हारा, मतलब जो प्राइस है उसमें और कम करवाने के लिए 10%। ठीक है, तो 2025 के लिए ये बैच है हमारा। और क्या बोलते हैं तुम्हारा जो 2026 नीट के लिए वो बैच ये है, मतलब सेम टीचर पढ़ा रहा है उसमें भी, है ना। तो जिसको तैयारी करनी है, जो अभी 25 का भी टारगेट कर रहे हैं, 26 का भी कर रहे हैं, दोनों यार मतलब जाके कोर्स एक बार जाके एक्सप्लोर करो, मतलब कैसे क्या हो रहा है, तुमको समझ में आए, मजा आए तो कंटिन्यू करो, है ना। बेसिकली जो टीचर्स हैं यार मतलब काफी एक्सपीरियंस है, तुमको मजा आएगा पढ़ के। ठीक है, वैसा है ना। अब देखो उसके बाद तुम्हारी टेस्ट सीरीज, मतलब बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब इस तुम्हारे कब कब के लिए, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए, हमारे क्या बोलते हैं ड्रॉपर है, सबके लिए टेस्ट सीरीज है ना। वो भी मतलब सिमिलरली 2,000 रुपये में है तुम्हारी, वैसा है ना, जो भी मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है तुम देख लेना। और ये बेसिकली क्या है यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो अगर तुम किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि यार तुम बस पढ़ लो और हो गया। ठीक है, चाहे तुम्हारा एग्जाम कोई भी हो, नीट हो चाहे जेई हो, है ना, क्या चीजें मांगती है, हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगता है जरूर। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज यार बहुत जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज। ठीक है, वहां पे तुम उससे क्या होता है तुम्हारा कि तुम खुद को टेस्ट कर सकते हो बेसिकली, वैसा है ना। तो ये सारी चीजें हो गई यार तुम्हारी। ठीक है, और देखो अब हम स्टार्ट करते हैं तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। ठीक है, चैप्टर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात। तो देखो बेसिकली यार ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है ना, बेसिकली ये क्या है हमारा, हम इस चैप्टर में हमारे सिलेबस में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, मतलब कि जो हम प्रेजेंट अभी एटम का स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं उसकी हिस्ट्री बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ से उसकी स्टार्ट हुई और वो कैसे आया। ठीक है, और अभी जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो कैसे आया। ठीक है, और देखो अगर तुम अभी सोच रहे हो कि सर जब हमारा प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो है हम सीधे उसको ही क्यों ना पढ़ें, तो बेटा ऐसा नहीं है। बेसिकली हम क्यों उसको सीधे नहीं पढ़ते, क्योंकि उसमें जो बहुत सारी चीजें ना समझने के लिए, वो बेसिकली हमारे जो स्टार्टिंग के डेवलपमेंट से ना, उनसे कि एक चीज यहाँ से आई, एक चीज यहाँ से आई, तो वैसे फाइनल स्ट्रक्चर आया है, तो इसलिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, और देखो ये चैप्टर तुम्हारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, क्योंकि यार इससे सीधे तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बनते हैं तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, और मतलब फिजिक्स में भी ये चैप्टर तुमको पढ़ाया जाता है, तो मतलब टोटल मिला के तुम्हारे 7-8 क्वेश्चन दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के बन जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ एक चैप्टर काफी इजी भी है। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे क्या बोलते हैं, हमारा जो मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर था उसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि वहां पे जो हमारे सारे क्वेश्चन थे वो बिगर फॉर्मूले के, मतलब यूनिटरी मेथड से हो जा रहे थे। बस इस चैप्टर का क्या है, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूले का गेम ज्यादा है, मतलब सारे क्वेश्चन किस बेस होंगे, तुम्हारे फॉर्मूले पे बेस होंगे। ठीक है, वो सारी चीजें है ना। और इसमें क्या है ना यार, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मतलब क्यों का जवाब नहीं है इस चैप्टर में। हम आगे बढ़ेंगे तुमको पता लगेगा कि बहुत सारे क्यों का जवाब नहीं है, बस साइंटिस्ट बेसिकली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना, उन्होंने ऐसा किया। तुम कहोगे सर ऐसा ही क्यों किया, भाई वो करके देख रहे थे, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज किया उन्होंने। ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, उनके मतलब फाइनल डेवलप हो गए, जो हमारा अभी जो प्रेजेंट वो है क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो आया है। ठीक है, तो वैसे समझेंगे, है ना। अब देखो स्टार्ट करते हैं बेसिकली, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला हमारा वर्ड क्या है, एटम, है ना।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा जो एटम वर्ड है वो कहाँ से आया। वो बेटा आया कहाँ से आया, वो एक हमारे महान साइंटिस्ट हुआ करते थे, कौन, जॉन डाल्टन, ठीक है। उन्होंने दिया क्या बोलते हैं हमारा एटम वर्ड। उन्होंने बेसिकली क्या करा था, एटॉमिक थ्योरी दी थी, ठीक है। और वो थ्योरी में बेसिकली हम पूरी नहीं पढ़ेंगे, हमारे काम की भी नहीं है, तुमने पढ़ भी रखी होगी जो पहला चैप्टर है उसमें, ठीक है, एनसीईआरटी में दे भी रखी है। हमारे जो काम की बात है, जो हमारे मतलब इस चैप्टर में चलेगी, हम उतनी उतनी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो बेसिकली तुम्हारा क्या है, जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी है ना, उनमें उन्होंने क्या बोला था अपनी थ्योरी में कि मतलब जो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ जो मैटर है वो क्या है तुम्हारा एटम है, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि तुम्हारा कोई भी मैटर, लेट सपोज मैटर तुम्हारा क्या होता है, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है या मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। इन तीनों को जब हम डिवाइड करते जाएंगे, चाहे हम एक कंपाउंड को पकड़ लें, चाहे हम एक एलिमेंट को पकड़ लें या किसी एक मिक्सचर को पकड़ लें ना, जब उनको मतलब फाइनल डिवाइड करते जाएंगे तो फाइनली जो एक पार्टिकल मिलेगा वो क्या होगा, हमारा एटम होगा। उसके बाद हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे मैटर को, ठीक है। इन्होंने ये बोला था, ठीक है। अब एक्चुअली तुमको आज के अकॉर्डिंग तो पता है कि यार ऐसा है तो नहीं, हम एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल भी है ना। वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन हो गया, ठीक है। तो जो ये जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इनकी खोज के बाद बेसिकली क्या हो गया था कि जो हमारी एटॉमिक थ्योरी थी डाल्टन की वो बेसिकली रिजेक्ट हो गई थी, ठीक है। क्यों रिजेक्ट हो गई थी, सीधी सी बात यार, उन्होंने जो बात बोली थी वो सही साबित नहीं, क्योंकि बाद में हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या हो गया था, डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि इन्होंने जो बोला था डाल्टन ने, द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज एटम, ठीक है। और ये बेसिकली तुम्हारा कहाँ से आया था, एटम वर्ड तुम्हारा आया था यार वर्ड एटोमिया से, ठीक है, एटोमिया है ना, एटोमिया। इसका मतलब क्या होता है, एटोमिया का मतलब यार बेसिकली अनडिविजिबल है ना, अनडिविजिबल, ठीक है, जो चीज फर्दर डिवाइड ना हो सके, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा था, एटम, ठीक है। क्लियर। अब देखो इसमें अगली चीज बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे यार कि वो कौन कौन से पार्टिकल्स है जिनकी वजह से, जो चीज मैंने तुमको बोल दी वो सिर्फ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, तो तुम मतलब अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। जो जो यहाँ पे स्लाइड पे लिखा है वो सारी चीजें तुमको लिखनी है, और साथ साथ जो भी मैं लिखवा रहा हूँ तुमको वो भी लिखना है, ठीक है। तो देखो, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड। क्लियर, ठीक है। और ये किन किन एक्सपेरिमेंट थे हमारे के जिनसे ये हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब खोजे गए थे, ठीक है। वो एक चीज है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे बेसिकली। देखो कौन कौन से, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट और मिल्टन ऑल्टर एक्सपेरिमेंट, ये हमारे 3 एक्सपेरिमेंट है। इनकी मदद से बेसिकली हमारा ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तुम्हारा जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज हुई थी, ठीक है। अब बेसिकली ये तुम्हारे जो 3 एक्सपेरिमेंट है यार, देखो एक तो तुम चाहो तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम एनसीईआरटी में जाके पढ़ सकते हो, है ना, दिया हुआ 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर की एनसीईआरटी में। उसके अलावा अगर तुमको नहीं पढ़ना है ना, तो तुम क्या करो यार कि तुम्हारी जो फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स में ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था और बहुत डिटेल में, ठीक है। तो हमारे को जितनी चीजें चाहिए होंगी चैप्टर में पढ़ने के लिए वो सब मैं तुमको सिखा दूंगा, ठीक है। क्लियर, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है ना। अब चलते हैं हम अपने काम की बात, ठीक है। बेसिकली देखो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में थ्रू आउट हमारे काम आएंगे, ठीक है। अब काम क्या क्या आएगा, देखो प्रोटॉन बेसिकली हमारा क्या है, प्रोटॉन की चार्ज की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रोटॉन की चार्ज की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है हमारा, प्रोटॉन पे चार्ज होता है हमारा +1, ठीक है। टाइप कौन सा होता है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, +1e, ठीक है। तो इसके मास की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन का मास क्या कितना होता है हमारा 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है, इतना इसका मास होता है। टाइप ऑफ चार्ज पॉजिटिव, और क्या बोलते हैं इस पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है वो कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है, हमारी चार्ज की यूनिट है, जैसे कि लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, वैसे ही चार्ज की यूनिट क्या है हमारी, एक कूलम है, ठीक है। और ये बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, इतनी वैल्यू हम इसको बोलते हैं ई, है ना। और ये क्या हो गया हमारा 1e, ठीक है, +1e, करेक्ट, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना। अब देखो न्यूट्रॉन जो हमारा उसका मास कितना होता है 1.674 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये इससे स्लाइटली न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, ज्यादा होता है स्लाइटली, ठीक है। अब देखो इस पर चार्ज कौन सा होता है, न्यूट्रल होता है ना। और क्या बोलते हैं टाइप ऑफ चार्ज इस पर न्यूट्रल है, और वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब कोई चार्ज नहीं है, तो सिंपल है ना। अब देखो तुम्हारा तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और क्या बोलते हैं इसका चार्ज जो होता है, मतलब टाइप ऑफ चार्ज इसका क्या है, नेगेटिव। इसका रिलेटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव, और उसका क्या था, इसका क्या है, नेगेटिव, ठीक है। अब इसके जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। बट इसका साइन क्या होता है, नेगेटिव, है ना, तो ये कितना होगा -1e, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं इसको, क्लियर, ठीक है। अब हमारा चौथा पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हमारा क्या होता है, एग्रीगेट होता है किसका, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसका मास कितना हो जाएगा, 2 मास ऑफ प्रोटॉन + 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज इसलिए हो जाएगा यार क्योंकि इस पे 2 प्रोटॉन है, ठीक है। 2 न्यूट्रॉन की वजह से तो चार्ज 0, बट 2 न्यूट्रॉन है तो चार्ज कितना हो जाएगा इस पे +2e के बराबर हो जाएगा, मतलब 2 न्यूट्रॉन के चार्ज 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब देखो इसमें मजेदार बात क्या है कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल हमारा इसमें जो है वो बेसिकली क्या है हमारा कि किसके बराबर है, 2 × मास ऑफ प्रोटॉन + 2 × मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है, क्लियर, है ना। अब ये बेसिकली हमारा क्या होता है 2 × मास ऑफ प्रोटॉन + 2 × मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये बेसिकली क्या है हमारा
तो किसका, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है वो भी तो हमारा क्या होता है, उसमें क्या होते हैं, दो हमारे प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये सिमिलर टू क्या होता है हमारा, हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो बेसिकली इसमें क्या एक चीज और है कि हम क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा 2 मास ऑफ प्रोटॉन है ना। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है बेसिकली दोनों के इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, 2 मास ऑफ प्रोटॉन इसको लिख लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो गया है ना, मतलब स्लाइटली इक्वल है। तो साइंस में हम पढ़ते हैं ना, बहुत जगह हमें क्या बोलते हैं, चीजें इजी पढ़ने के लिए क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं या फिर राउंड ऑफ कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है हमारा कि जो अल्फा पार्टिकल का जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्या है कि स्पेसिफिक चार्ज है ना, स्पेसिफिक चार्ज यार काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मतलब इससे क्वेश्चन भी बनता है तुम्हारा, ठीक है। और देखो अभी इसमें स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनता है, बट क्योंकि हमको आगे की चीजें समझने के लिए वो चीजें आनी चाहिए, इसलिए चैप्टर को तुमको मतलब फोकस से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि चीजें तुमने स्किप कर दी, वो नहीं करना है एकदम, ठीक है। अगर तुमको अच्छे से स्कोर करना है, अगर तुम मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर पढ़ने आए हो यार, तो देखो मेरे पे भरोसा रखो, मैं तुमको अच्छे से पढ़ा दूंगा और सारी चीजें सिखा दूंगा, ठीक है, एकदम क्लियर वे में, ठीक है, एकदम। अब देखो स्पेसिफिक चार्ज हमारा बेसिकली क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है हमारा, इसको ऐसे लिख लेते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज बेसिकली तुम्हारा क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल। लेट्स सपोज एक पार्टिकल है ना, उस पर कुछ चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे, बस उसका जो अमाउंट है वो देखेंगे, डिवाइड बाई मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है, डिवाइड बाई मास ऑफ पार्टिकल। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा क्या बोलते हैं उस चीज को, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं उस किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि हम जो चार्ज को लेंगे, चार्ज को किस यूनिट में लेंगे, हम कूलम में लेंगे, और मास को किस में लेंगे, हम किलोग्राम में लेंगे, है ना। तो हमारी इसकी यूनिट क्या बन जाएगी तुम्हारी, कूलम पर किलोग्राम, ठीक है। क्लियर, ये इतनी बात तुमको बस स्पेसिफिक चार्ज में याद रखनी है, और क्वेश्चन मैं तुमको करवाऊंगा तो देखो समझ में आ जाएगा तुमको क्या मतलब है इस चीज का, ठीक है। क्वेश्चन है कि डिटरमाइन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अगर तुमसे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखो, ठीक है। देखो इसमें क्या है, तुम्हारा स्पेसिफिक चार्ज तुमको निकालना है, किसका, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे यार, वो वैसे निकालेंगे हम कि देखो क्या था कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और वो नेगेटिव में होता है, पर हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो चाहिए हमें विदाउट साइन, ठीक है। मास क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 किलो केजी। मैंने पहले ही बताया था किलोग्राम में लेना है कूलम में लेना, तो यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब तुम इसको सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये कितना आ जाएगा, जो भी आ जाएगा कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। कैलकुलेशन तुम्ही को करनी है, पेपर तुम्ही को देना है, ठीक है। मैं तो कर दूंगा, 1 सेकंड लगेगी, है ना, पर तुम इसको खुद कर लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन बेसिकली क्या है तुम्हारा कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन विद एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये कह रहा है कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ तुम्हारा किसका, प्रोटॉन, है ना, विद स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, बेसिकली इनका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो तुम क्या करोगे, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। और यहाँ पे क्या करोगे तुम, ये चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना। अब देखो ये हमारा क्या था, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो हमारा चार्ज ऑफ प्रोटॉन ही मान लेते हैं, ठीक है इसको, और मास ऑफ प्रोटॉन हमारा मास ऑफ प्रोटॉन ही रहेगा, ठीक है। और ये हमारा ये चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है, इसको हम बेसिकली क्या करेंगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन के टर्म में लिख लेंगे, है ना। तो इसका अल्फा पार्टिकल का चार्ज बेसिकली हमारा क्या था 2e, मतलब चार्ज ऑफ 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, उसके बराबर हो जाएगा 2 इंटू, है ना। और देखो इसका जो मास था बेसिकली क्या हो जाएगा 4 इंटू मास ऑफ 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा ना यार। बेसिकली यहाँ पे मैंने तुमको बताया था कि वो किसका एग्रीगेट है, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन का। तो 2 न्यूट्रॉन का मास किसके बराबर है, मतलब लगभग किसके बराबर, 2 प्रोटॉन के बराबर 2 न्यूट्रॉन का मास, ठीक है। तो वो मास किसके बराबर हो गया, टोटल अल्फा पार्टिकल का 4 प्रोटॉन के बराबर, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। इसको एक बार रख के अच्छे से लिख लेते हैं, गंदा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। ये क्या होगा तुम्हारा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, क्लियर। अब देखो जब बेसिकली तुमको ये पहली क्लास वाला डिवीजन है, इसको तुम कर दो, ये हो गया तुम्हारा 4 और 2, ये कट जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये आ जाएगा तुम्हारा 2:1 है। कोई ऐसा ऑप्शन देखना जरा, हाँ है बी ऑप्शन, क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। पहले अल्फा पार्टिकल पे बात कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल का क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज हमारा क्या हो गया कि चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसको लिख लेते हैं किसके टर्म में, लिख लेते हैं इसको प्रोटॉन के टर्म में, ठीक है। तो चार्ज क्या हो गया इसका 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो गया चार्ज, और मास क्या हो गया इसका 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो गया इसका मास, ठीक है।
अब देखो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन का लिख लेंगे। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन हमारा क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल का था, ये किसका हो गया, प्रोटॉन का हो गया। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। ठीक है, ये हमारी हो गई पहली बात, ये हो गई हमारी दूसरी बात। ठीक है, अब देखो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ क्या है, किसका, न्यूट्रॉन का, वो क्या हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन के, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जो कि हमारा होता है 0 डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। तो बेटा ये क्या आ जाएगा निकल के हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी तीसरी चीज़। ठीक है, और देखो तुम्हारा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ क्या बोलते हैं तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा तुम्हारा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई, सॉरी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा किसके बराबर होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो बराबर होगा, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को प्रोटॉन के चार्ज के टर्म में लिख लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा होता है कि यार मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई 1840। ठीक है, मतलब कि क्या है, प्रोटॉन का जो मास है बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन के मास का 1840 टाइम होता है। तुम इसको ऐसे भी देख लो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इजकल टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई 1840। ठीक है, 1840, तो ये बेसिकली मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिख दिया मास ऑफ प्रोटॉन बाई 1840, और 1840 ऊपर जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन है ना इंटू 1840 डिवाइड बाई तुम्हारा क्या कि मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन और ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन है ना, ये यहाँ पे कॉमन है, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई। ये सब में ये यहाँ पे भी है ना, और ये यहाँ पे भी है ना, और ये बेसिकली तुम्हारा, एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये देखो ये चीज़ है, ये तुम्हारी यहाँ पे भी है ना, ये यहाँ पे भी है, ये तो 0 ही हो गया था। ठीक है, ये यहाँ पे भी है ना, ये तो तुम्हारा हो गया 0। ठीक है, और ये यहाँ पे भी है। ठीक है, ये सब जगह तीनों जगह कॉमन है चीज। अब देख लेंगे जिसका क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ज्यादा होगा, इसका हाफ कोफिशिएंट है, इसका 1 कोफिशिएंट है, इसका 1840 कोफिशिएंट है, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ हमारा, ये हुआ। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यार हमारा, ये हो जाएगा। क्लियर क्लियर। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज खत्म। इस टाइप के क्वेश्चन स्पेसिफिक चार्ज से बनते हैं। ये बेसिकली क्या है हमारा रेशियो है किसका, किसी पार्टिकल के चार्ज बाई मास का। क्लियर। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्या है, ये देखो इलेक्ट्रॉन की खोज क्या बोलते हैं थॉमसन ने कर दी थी। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, तुम्हारी थॉमसन ने करी थी है ना, पीछे मतलब एक्सपेरिमेंट में। तो अगर तुम थ्योरी में पढ़ोगे तो ठीक है, मतलब अगर बुक में पढ़ोगे तो, नहीं तो तुमने यहाँ जान लिया। ठीक है, बेसिकली क्या करा था, ये हमारी डाल्टन थ्योरी आ गई थी, वो रिजेक्ट हो गई थी। अब फिर हमारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, जो पीछे हमने मतलब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है उससे, और थॉमसन ने बेसिकली, थॉमसन को उसका क्रेडिट दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज इसने करी थी। ठीक है, उन्होंने करी थी। अब देखो क्या है इसमें, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन ने इन्होंने खोज लिया, तो इन्होंने क्या करा कि अब एक एटॉमिक मॉडल दे दिया। ठीक है, मतलब एक लगे हाथ मतलब दो काम कर दिए इन्होंने। तो इन्होंने जो एटॉमिक मॉडल दिया था बेसिकली, ये हमारा क्या है सबसे बेसिक, हमारा फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, तो इन्होंने यार क्या बोला था, सबसे पहली बात तो हम क्या याद रखेंगे कि हमारा कौन सा मॉडल है, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था यार, देखो अपने एटॉमिक मॉडल में इन्होंने ऐसे बोला था, मतलब कि हमारा जो एटम का जो बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इन्होंने बोला था कि एक स्फीयर होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऐसे समझो एक स्फीयर होगा है ना, ठोस स्फीयर है ना, उसमें क्या बोलते हैं जगह जगह तुम्हारे क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा है ना, और बाकी क्या बोलते हैं, बाकी का जो तुम्हारा हिस्सा है ये सारा किससे फिल होगा, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज से है ना, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज से होगा। ठीक है, इन्होंने ये बोला था बेसिकली, इन्होंने न्यूट्रल जो मतलब न्यूट्रल नेचर था एटम का, वो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। इन्होंने बोल दिया था कि ऐसे हमारा ये रहेगा स्ट्रक्चर किसका, एटम का। ठीक है, ड्राइंग यार मेरी बहुत अच्छी है नहीं, मतलब है ना, पर तुम समझ तो जाओगे यार, साइंस के स्टूडेंट तो ड्राइंग में क्या रखा है ना, ऐसा नहीं है यार, आई रिस्पेक्ट आर्ट वेरी मच। ठीक है, मेरे से नहीं होती नहीं है, बात अलग है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि ये होगा तुम्हारा क्या हो गया यार, इलेक्ट्रॉन हो गया है ना, और ये देखो ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा दूसरा वाला, ये क्या है तुम्हारा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। इन्होंने क्या बोलते हैं, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन नहीं बोला था उस टाइम, प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी जब इलेक्ट्रॉन की हुई थी। इन्होंने ये बोला था बस ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली क्या रहेगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ताकि इससे जो हमारा एटम है उसकी न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन हो पाए। ठीक है, इन्होंने इतना बोला था है ना, और देखो वही चीज क्या बोलते हैं यहाँ पर थ्योरी में लिखी हुई है। ठीक है, ये बेसिकली देखो तो किसकी तरह दिख रहा है, तरबूज की तरह है ना, ये बोला भी जाता है इसको कि वाटरमेलन लाइक हमारा क्या है, एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, तरबूज में तो भी यही होता है कि वो रेड रेड पार्ट है उसका, वो होता है उसमें थोड़े थोड़े बीज होते हैं, तो वहाँ पे हमने इसको मतलब ऐसे समझ लिया कि ये उसका बीज की तरह है, और बाकी ठोस पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यह तरबूज में होता है वैसे ही। ठीक है, और वही की जो तो मैंने तुमको बोली है वो यहाँ पे लिखी हुई है थ्योरी में कि एन एटम इज स्फेरिकल इन शेप इन विच टोटल मास एंड पॉजिटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
थ्रू आउट द स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट इन सच अ मैनर सो एज टू गिव इट मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी की या फिर न्यूट्रलिटी क्या बोलते हैं एक्सप्लेन कर दी थी, यही बोल के कि इस तरीके से अरेंज होगा जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली थी। क्लियर? ठीक है, अब देखो इसमें आगे ये है कि दिस मॉडल इज ऑल्सो नॉन एज वाटरमेलन और प्लम पुडिंग। वही जो चीज़ मैंने तुमको बताई थी कि इसका जो स्ट्रक्चर था, इन्होंने जो बोला था वो सिमिलर किसके था, हमारे तरबूज और जो प्लम पुडिंग होती है बेसिकली उसके सिमिलर था। ठीक है, और इसमें अगला क्या है, दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। देख लो बेटा साइंटिस्ट में एक्चुअली होता क्या है साइंस में कि मान लो किसी साइंटिस्ट ने कुछ खोज करी है ना, और उसने उसको एक्सपेरिमेंट कर दिया कि यार ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, अब मान लो एक नया साइंटिस्ट आया, उसने कोई खोज करी, उसने बोला कि यार कि मैंने ये बात बोल रहा हूँ, मैंने ये चीज़ मतलब ऐसे करके देखी और ये चीज़ जो मैंने बोल रहा हूँ ये हो भी रही है एक्चुअली प्रैक्टिकल में, है ना। बट तुमने जो बात बोली थी वो कोई मतलब बस तुमने थ्योरेटिकली बोल दी थी, वो सुनने में तो सही लग रही थी, सुनने में सही लग रही थी, बस उसका कोई प्रैक्टिकल मतलब तुमने करके नहीं दिखाया। बट मैं जो बात बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली सही भी है और वो तुम्हारी बात को खारिज भी कर रही है, तो बात कौन सी मानी जाएगी, मेरी बात मानी जाएगी, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो प्रैक्टिकली हो भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हुआ कि हमारा एक एक्सपेरिमेंट आया रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट से कुछ ऐसे रिजल्ट आए कि जो हमारा थॉमसन का मॉडल था वो रिजेक्ट हो गया, है ना। अब वो क्या मतलब एक्सपेरिमेंट था, किस वजह से रिजेक्ट हो गया, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है तुम्हारे? ठीक है, अब देखो क्या कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो बेटा एक महान साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, ठीक है, वो भी अपने दो अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, उसमें ये क्या कर रहे थे कि वो बॉम्बार्डिंग करा रहे थे किसकी, अल्फा पार्टिकल की, किस पे, मेटल शीट पे, एक थिन मेटल शीट पे। ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं अराउंड तुम्हारे 100 नैनोमीटर थिन थी, है ना। उतनी पतली शीट पे वो बॉम्बार्डिंग करा रहे थे किसकी, अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल को उस पर ऐसे मार रहे थे। ठीक है, मतलब बेसिकली ऐसे मार नहीं रहे थे फेंक के यार, एक्सपेरिमेंट था बेसिकली, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन पाए जिनसे कि उन्होंने जो थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसको मतलब रिजेक्ट किया, मतलब जो उनका प्रैक्टिकल हो रहा था वो बेसिकली उस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था जो थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में कही थी। ठीक है, अब देखते हैं बेसिकली क्या है हमारा। ठीक है, देखो जो चीज मैंने बोली है वो थ्योरी में लिखी हुई है कि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल आर एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स व्हिच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल्ड फॉइल आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द फॉइल द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल कैन बी ट्रेस्ड बाय फ्लैशेस प्रोड्यूस्ड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है पूरा तुमको एक्सपेरिमेंट से समझाता हूँ। ठीक है, देखो एक्सपेरिमेंट बेसिकली हमारा क्या है, ये है कि भैया ये क्या है, हमारा एक सोर्स है, किसका सोर्स, कि अल्फा पार्टिकल का तुम्हारा ये क्या है यार, अल्फा पार्टिकल सोर्स है तुम्हारा ये। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का तुम्हारा ये क्या है, सोर्स है, मान लिया। और बेटा ये किसका बना होता है, लेड का, है ना, लेड का बना होता है ना। इसमें से क्या निकल रहा है तुम्हारा, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। और अल्फा पार्टिकल निकलते किस में से हैं, अल्फा पार्टिकल हमारे निकलते हैं, अगर तुमने फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, कहीं पे नहीं पढ़ा हो तो आगे पढ़ोगे, तब तक के लिए बताता हूँ। अल्फा पार्टिकल तुम्हारे निकलते हैं कि जो हमारा क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल, वो बेसिकली उससे निकलते हैं हमारे, क्या निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली तुम्हारे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। ये सोर्स हमारा लेड का होता है। लेड का क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा जो लेड है वो बेसिकली रेडियो एक्टिव जो मतलब रेडिएशन निकलती है उनको पार नहीं होने देता है, और यहाँ पे इसलिए यही होल्ड कर रखा है, यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, और ये बेसिकली हमारी क्या है तुम्हारा, ये स्लिट अरेंजमेंट। ठीक है, ये बेसिकली किस लिए लगाया गया है, ये बेसिकली किस लिए लगाया गया है, ये बेसिकली तुम्हारा लगाया गया यार कि जो स्ट्रीम आ रही है अल्फा पार्टिकल की, ये उसको और थिन कर दे और सीधा क्या बोलते हैं, फॉइल पे वो जाए। ठीक है, इधर उधर डिफ्लेक्ट ना हो। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है हमारा, अल्फा पार्टिकल बेसिकली यहाँ से जा रहे हैं, है ना। और ये हमारी क्या है यार, थिन मेटल शीट, है ना। और ये किसकी ली थी इन्होंने ली थी गोल्ड की। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल्ड की ली थी, इन्होंने और सारे पार्टिकल्स भी लिए थे, और सारे सॉरी मेटल्स भी लिए थे। सबसे पहले इन्होंने गोल्ड ही लिया था। अब कोई सोचेगा कि सर गोल्ड क्यों लिया था, अब बेटा गोल्ड इसलिए लिया था कि सबको पता है कि गोल्ड की मेलिबिलिटी सबसे ज्यादा है, मतलब कि वो एक ऐसा मेटल है जो सबसे ज्यादा थिन शीट में बनाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर, तो इसलिए लिया था गोल्ड। ठीक है, अब देखो इन्होंने जब देखा, क्या बोलते हैं, जब एक्सपेरिमेंट करा इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बीम जब इस पे डाली, है ना। और देखो ये बेसिकली क्या है हमारा, ये बेसिकली क्या है यार हमारा, ये जो है हमारा पीछे, ये बेसिकली तुम्हारी एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की क्या है, तुम्हारी एक शीट है। ये बेसिकली क्या करती है, अगर इसका फंडा ये है कि अगर इस पर कोई पार्टिकल आके टकराता है तो ये क्या जाती है, ये क्या हो जाती है, चमक जाती है ना। बेसिकली यहाँ पे से मतलब उसका वो प्रिंट बन जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है, कहीं भी कुछ टकराएगा तो यह चमक जाएगी। ठीक है, तो जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, है ना, जब अल्फा पार्टिकल की बीम जब इन्होंने यहाँ छोड़ी तो बेसिकली क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे वो बेसिकली क्या हुए हमारे पार हो गए इस मेटल की शीट के, है ना, सीधे सीधे। और वो कैसा पता लगा होगा इनको कि इन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, यही चमक चमक बनी हुई है, मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल पास हो गए। ठीक है, और इन्होंने ये भी देखा कि कुछ पार्टिकल मतलब यहाँ भी टकराए हमारे, कुछ यहाँ भी टकराए, है ना, कुछ यहाँ भी टकराए, है ना, और कुछ थोड़े थोड़े यहाँ भी टकराए, कुछ थोड़े थोड़े यहाँ भी टकराए। ठीक है, ठीक है, और सब एंगल पे थोड़े थोड़े अल्फा पार्टिकल मतलब ऐसे थे। ठीक है,
ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट था तुम्हारा पूरा। आई क्लियर बात समझ में? ठीक है। अब देखो, अब ये सब हुआ है ना, अब इस सब का मतलब क्या है और क्या क्या मतलब इसको थ्योरी में कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, बात तुमको समझ में आ गई ना, इस चीज में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक्चुअली ये क्या था, एक्सपेरिमेंट के मतलब ऑब्जर्वेशन क्या थे। एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन बेसिकली ये थे तुम्हारे कि जो मैंने अभी पढ़ाया तुम्हारा वो यहाँ पे लिखा हुआ थ्योरी में, नोट्स में तुमको ये मतलब बेसिकली लिख लेना। देखो अब इसमें ये ऑब्जर्वेशन क्या है तुम्हारा कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स वर पास्ड थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। वही मैंने बोला था। ठीक है, मोस्टली पार्टिकल निकल गए थे पार। ठीक है, अब सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट सर्टेन एंगल्स लाइक 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल तुम्हारे 30, 60 और 90 डिग्री पे भी डिफ्लेक्ट हुए थे। ठीक है, और क्या बोलते हैं वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, है ना। वेरी फ्यू का मतलब क्या होता है कि एक 20,000 में, है ना, 20,000 में एक पार्टिकल होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी फ्यू, है ना। वर डिफ्लेक्टेड बाई ऑलमोस्ट 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास ऑफ टारगेट मेटल। बेसिकली क्या करें, अगर टारगेट मेटल को हम ऐसा कर दें, है ना, जिसका मतलब अभी तो गोल्ड का था, अगर हम कोई ऐसा मेटल की टारगेट शीट बना दें जिसका एटॉमिक मास गोल्ड फॉल से ज्यादा हो, तो वहां पे जो डिफ्लेक्शन होगा किसका, अल्फा पार्टिकल्स का, वो ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो थे हमारे ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब क्या बोलते हैं इनके कंक्लूजन क्या थे। ऑब्जर्वेशन देख लिए, अब इन्होंने कंक्लूजन क्या दिया। ठीक है, इन्होंने कंक्लूजन दिया बेटा, कंक्लूजन दिया हमारा मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ये बात हम क्यों कह पा रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या है हमारे ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन हमने क्या दिया है, इन सारे पॉइंट को देख के एक एक करके हम देखेंगे, है ना। ये बात हम इसलिए कह पा रहे हैं कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि हमारे अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम क्या बोलते हैं पार होकर निकल गए थे। जबकि थॉमसन ने क्या बोला था कि जो हमारा जो पूरा एटम है वो बेसिकली क्या है, हमारा स्फीयर है ना, स्फीयर है। तो बेसिकली वहां पे क्या होना चाहिए था कि अल्फा पार्टिकल उसको पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए था, है ना। अगर स्फीयर है तो वापस आना चाहिए था, बट क्या है मोस्टली पार्टिकल पास हो गए थे। मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है हमारी किसकी, एटम की, वो क्या है, एम्प्टी है। क्लियर है ना। अब देखो ये पहला पॉइंट एक्सप्लेन हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं कि मोस्ट पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये चीज क्यों बोल रहे हैं, ये सेकंड वाली चीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जो सेकंड ऑब्जर्वेशन था ये बेसिकली क्या था कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड एट सर्टेन एंगल्स। मतलब बहुत थोड़े पार्टिकल्स हमारे बेसिकली डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो इन्होंने इसलिए इन्होंने फिर इस ऑब्जर्वेशन को देख के ये बोला कि जो मास है बेसिकली जो एक एटम का, वो बेसिकली एक छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड है ना। और वो क्यों कंसंट्रेटेड है, क्योंकि बहुत थोड़े ही पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर वो मतलब फैला हुआ होता है ना तो ज्यादा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं ना। क्लियर है, इतनी तो समझ में आ रही होगी ना। देखो इसमें तीसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी 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 स्मॉल एज कम्पेयर टू एटम, है ना। इन्होंने बोला कि साइज जो न्यूक्लियस का वो बहुत कम छोटा होगा, है ना। अब इन्होंने क्यों बोला कि क्योंकि बहुत ही मतलब देखो पार्टिकल डिफ्लेक्ट तो हो रहे थे, है ना, पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे, है ना, बट बहुत कम पार्टिकल मतलब 180 डिग्री पे आ रहे थे, मतलब, है ना, बहुत कम पार्टिकल 180 डिग्री पे आ रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो बहुत छोटा होगा। ठीक है, अगर साइज बड़ा होता तो ज्यादा पार्टिकल आते, बट बहुत कम आ रहे थे। ठीक है, आप देखो इसमें एक कंफ्यूजन बनता है कि सर जब पार्टिकल्स मतलब 180 डिग्री पे आ रहा होगा, 180 डिग्री पे जब पार्टिकल आ रहा होगा तो उसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे शीट तो है नहीं। तो बेटा देखो मतलब ऐसा नहीं है कि उसको डिटेक्ट कर लेंगे। इसलिए क्या है कि ये देखा गया कि जब पार्टिकल इतने यहाँ पे भी मिल रहे हैं, है ना, तो कोई तो पार्टिकल यहाँ पे भी आया होगा, है ना। तो उसका बेसिक सा एक्सप्लेनेशन ये, अगर किसी को कंफ्यूजन नहीं हो रही हो तो। ठीक है, तो देखो तुमको तीनों पॉइंट क्लियर हो गए बेसिकली ऑब्जर्वेशन के, सॉरी कंक्लूजन के, है ना, कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। ठीक है, वो कितना स्मॉल होगा वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या है कि ये इसमें अगला पॉइंट हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास ऑफ टारगेट मेटल, है ना। तो देखो बेटा क्यों क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमारा इंक्रीज करेगा एटॉमिक मास के मतलब बढ़ाने पे। ठीक है, कि देखो सिंपल सी इसमें चीज लिखी हुई है कि मोर एटॉमिक मास मतलब मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, मोर एटॉमिक मास मतलब मोर पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस में क्या होगा, ज्यादा हमारे प्रोटॉन होंगे, सीधी सी बात है ना, प्रोटॉन होंगे तो, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, तो उससे क्या होगा, मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा ज्यादा तो बेसिकली डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेगा, है ना। तो जैसे जैसे हम मास बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिफ्लेक्शन हमारा ज्यादा होगा। क्लियर है बात, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें आगे चलते हैं, हमारा आगे और कंक्लूजन हमारा बेसिकली इसमें क्या है। कंक्लूजन से पहले बेसिकली क्या था, देखो क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड ने बेसिकली क्या करा था, अपनी थ्योरी दे दी, है ना, और जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था उसको रिजेक्ट कर दिया, है ना। अब इन्होंने भी यही किया कि यार मैंने मतलब इतनी खोज तो करी दी है, मैं भी क्या करता हूँ एक एटम का मॉडल देता हूँ अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। ठीक है, इन्होंने भी वही किया, इन्होंने क्या करा, अभी अपना रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दे दिया। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या क्या बात कही, इन्होंने इनकी जो पहली 2 पॉइंट्स थे यार, ये तो इन्होंने यूं रख दिया अपने एटॉमिक मॉडल जब दिया, है ना, ये पहले 2 पॉइंट यूं रख दिए, और बाकी के 2 पॉइंट इन्होंने क्या, बाकी के पॉइंट क्या बोले इन्होंने कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। ठीक है, ये इन्होंने बोला था। और इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड दे रिवॉल्व अराउंड इट विद वेरी हाई स्पीड। ठीक है, इन्होंने बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर है इन्होंने बताया था कि ये न्यूक्लियस होगा, इसके अराउंड हमारे न्यूक्लियस वो इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहे होंगे। ठीक है, इन्होंने ये पहली चीज बोली
ये दूसरी है ना, दूसरी क्या है हमारा, दूसरी भी मतलब पढ़ लिया तुमने। तीसरा क्या है कि द एटम इज स्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो एटम है ये बेसिकली स्टेबल रहेगा, किसकी वजह से स्टेबल रहेगा ये हमारा, है ना, ये एटम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से जो हमारा जो एटम है ये स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो पहले 2 पॉइंट वो वाले और बाद के 3 पॉइंट ये वाले, ये बेसिकली क्या है हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल की थ्योरी है बेसिकली। ठीक है, उन्होंने बोल दिया था, है ना, एक्सपेरिमेंट तुमको समझ में आया। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो इसमें अगला क्या है यार, अगला ये है कि इन्होंने एक चीज और मतलब बोली थी, है ना, इसका मतलब इन्होंने प्रूफ नहीं दिया था, और जो अगर दिया है तो हमारे पास सिलेबस में नहीं है ना, बस हमको ये बात याद रखनी है। इन्होंने बोला था कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एटम, वो बेसिकली हमारी क्या होगी 10⁻⁵, मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हमारी क्या होगी 10⁻⁻10, है ना, 10⁻15 है ना न्यूक्लियस, और ये क्या होगी हमारी 10⁻10 के मतलब मैग्नीट्यूड की होगी। ठीक है, तो ये इसकी इनका रेशियो क्या आ जाएगा 10⁻5 आ जाएगा। ठीक है, और ये डिफरेंस तुमको 10⁻5 जो दिख रहा है ना, ये बेसिकली इतना बड़ा डिफरेंस है बेटा कि मान लो तुम्हारे पास एक बॉल है ना, एक बॉल का साइज और एक अर्थ का साइज, ये इतना बड़ा डिफरेंस है 10⁻5 का। तो ये तुम इससे आइडिया लगा सकते हो कि एक न्यूक्लियस एक एटम की तुलना में कितना छोटा होता है। ठीक है, इसमें दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी इन्होंने बोला था कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट है ना, कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, उसका एक एटम होगा, उसकी अगर हमको रेडियस निकालनी है उसके न्यूक्लियस की, है ना, तो उसको हम कैसे निकालेंगे कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बेसिकली इसको ऐसे लिख लो, ये हमारी क्या हो जाएगी r0 a की पावर 1/3। ठीक है, r0 a की पावर 1/3, और r0 बेसिकली हमारा क्या है कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 4/3 × 10⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारा क्या बोलते हैं ए जो है क्या बोलते हैं मास नंबर है किसका, एलिमेंट, जिस एलिमेंट के न्यूक्लियस की हमको रेडियस निकालनी है उसका ये मास नंबर है। ठीक है, और ये r0 बेसिकली हमारा एक्चुअली है क्या, r0 बेसिकली हमारा क्या है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की रेडियस है। बेसिकली अगर मैं ए की जगह ए मतलब जो मास नंबर है उसकी जगह 1 पुट कर दूंगा जो कि हाइड्रोजन को होता है, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा मेरा r0 रह जाएगा ए, मतलब ए पे अगर मतलब एक पावर कितनी भी लगाओ तो ये तो नहीं इतना ही रह जाएगा एक। ठीक है, तो r0 बेसिकली हमारा क्या है हाइड्रोजन न्यूक्लियस की हमारी क्या है रेडियस। ठीक है, क्लियर। अगर हमको किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस की रेडियस निकालनी है तो उसका मास पुट करेंगे, r0 की वैल्यू हमको पता है, और ये किस में आ जाएगी हमारी बेसिकली सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। अगला चलते हैं, अगला हम देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ लेते हैं बेसिकली, है ना, थोड़ी सी क्या पढ़ लेते हैं, फिजिक्स पढ़ लेते हैं। फिजिक्स क्या है हमारी, थोड़ी सी फिजिक्स ये है कि देखो अगर कोई पार्टिकल है बेसिकली, है ना, अगर कोई पार्टिकल है और एनी पार्टिकल, ये पेन थोड़ी यार मज़ा नहीं आ रहा इसमें, अच्छी पेन लेते हैं ना, कलरफुल पेन लेते हैं। ठीक है, कलर्स होने चाहिए ना जिंदगी में थोड़े से, लाल ले लें क्या, ठीक है। देखो फॉर एनी पार्टिकल, ये तो और डर लग रहा है ना, अच्छा लेते हैं, है ना, फॉर एनी पार्टिकल, फॉर एनी पार्टिकल, फॉर एनी पार्टिकल, ठीक है, फॉर एनी पार्टिकल हम क्या ये ले सकते हैं कि उसकी टोटल एनर्जी जो होगी एक पार्टिकल की वो क्या होगी हमारी, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होती है पार्टिकल की टोटल एनर्जी। ठीक है, और भी होती है अगर तुम और साइंस में डीप में घुसो, बट हम पढ़ेंगे यार अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने किसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमको अभी साइंटिस्ट नहीं बनना है, अगर तुमको साइंटिस्ट बनना है तो अपने कॉलेज में आके खोज करना क्या और डीप में चीजें होती हैं, ठीक है, वो तुम पढ़ना। बट अगर हम इन जनरल डिफाइन करें तो फॉर एनी पार्टिकल उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमारी क्या होती है यार, किसी एक पार्टिकल की ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल, पता है ना, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है किसी पार्टिकल की एनर्जी किसकी वजह से, उसकी मोशन की वजह से, है ना, ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, क्लियर ये बात। ठीक है, अब देखो अगर किसी पार्टिकल कोई मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी v है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है उसकी v है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगी, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो p²/2m। ठीक है, ये हो जाएगी। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा p बेसिकली क्या है तुम्हारा मोमेंटम, p बेसिकली तुम्हारा क्या है मोमेंटम, ये कैसे आया बताता हूँ अभी। ठीक है, और तुम्हारा m क्या है बेसिकली मास ऑफ दैट पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, क्लियर यार, मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, p मोमेंटम। अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ से कैसे आया बेसिकली, ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया m का, और मोमेंटम होता है m भी, तो ऊपर क्या हो गया p², नीचे आ गया तुम्हारा m। ठीक है, तो ये वहां से आ गया। ठीक है,
ये दोनों चीज़ें तुमको याद रखनी है, ठीक है, क्लियर। काइनेटिक एनर्जी की बात तुमने यहाँ पे कर ली, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की बात भी करेंगे, है ना। पोटेंशियल एनर्जी की बात करने से पहले बेसिकली हम थोड़ा पढ़ते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हमारी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एनर्जी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू its ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ड्यू टू इट्स पोजीशन इन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, मतलब कि क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हमारी क्या है कि किसी एक पार्टिकल की एनर्जी है, कब है, मतलब उसकी पोजीशन की वजह से, और कहाँ पे उसकी पोजीशन होनी चाहिए, एक कंजर्वेटिव फोर्स के अफेक्ट में अगर उसकी मतलब वो है, तो उसको उसकी जो एनर्जी होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली तुम्हारी क्या होती है कि जैसे तुम्हारी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, जैसे तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई, ऐसी मतलब फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। इसका तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगी कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, क्या बोलते हैं हमारी एनर्जी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू इट्स पोजीशन इन कहाँ पे यार, कंजर्वेटिव फोर्स में, ठीक है। इतना पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी पे हम आगे की बात करेंगे, उससे पहले हमको एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, वो क्या है हमारी कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ बेसिकली हमारा क्या है यार कि दिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जानने के लिए इस लॉ को दिया गया था, किसने दिया था, कूलम्ब ने दिया था, ठीक है। तभी इसका नाम क्या है, कूलम्ब लॉ, ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए देखो यार ऐसे समझते हैं कि लेट सपोज व्हाट, लेट सपोज कि यार कि तुम्हारे पास एक चार्ज है Q1, अरे ये तो पिलर वो हो गया, बहुत डार्क हो गया, लाइट लेते हैं कुछ, ठीक है, लाइट लेते हैं ना थोड़ा। ये होगा तुम्हारा एक चार्ज है, लेट सपोज Q1, ठीक है, एक Q1 चार्ज है, ये है तुम्हारा Q2 चार्ज, ठीक है, ये Q1 चार्ज है, तुम्हारा Q2 चार्ज है, और ये बेटा एक तुम्हारे कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, तुम्हारे एक लेट सपोज 8 दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। और ये दोनों तुम्हारे क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो अगर ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो इन दोनों पर जो फोर्स लग रही होगी आपस में, वो क्या लग रही होगी, रिपल्सिव लग रही होगी। दो पॉजिटिव चार्ज आपस में कौन सी फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, और अपोजिट चार्ज होते हैं अट्रैक्टिव लगाते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज ये है हमारा Q1, ये Q2, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस पर जो फोर्स लग रही होगी वो इस चार्ज की वजह से कैसी लग रही होगी, रिपल्सिव लग रही होगी। रिपल्सिव लग रही होगी तो किधर की साइड लग रही होगी, इधर की, रिपल्सिव लग रही होगी तो वो किधर की साइड लग रही होगी, तुम्हारी बेसिकली इस साइड लग रही होगी। अब इस साइड लग रही होगी, ठीक है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब लिखा भी ऐसा जाता है, जो इसका एक्चुअल जो मेथड है बताने का वो क्या है कि F/2 ड्यू टू 1, ठीक है, वो लग रही होगी इधर। अब ऐसे ही हम इस पोल निकाल लेते हैं पार्टिकल 1 पे दूसरे की वजह से, तो वो क्या हो जाएगी, वो फोर्स हमारी इधर लग रही होगी रिपल्सिव पे क्योंकि, और वो हो जाएगी हमारी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, है ना, मैग्नीट्यूड, और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है, जो लग रही है एफ और ये वाली एफ, वो बेसिकली हमारी क्या होती है, फोर्स K Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर बेसिकली हमारा क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है, बेसिकली ये हम बात करेंगे तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे कि हमारा जो Q1 और हमारा Q1 एंड Q2 हमारा क्या है, Q1 एंड Q2 हमारे क्या है भैया, चार्ज हैं बेसिकली, दो चार्ज है ना, दो चार्ज हैं। और तुम्हारा क्या था उसमें, आर बेसिकली क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, यही है ना। और जो हमारा के क्या है, के है हमारा यार बेसिकली कांस्टेंट, है ना। और जो कि क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर फॉर मीडियम, ठीक है, मतलब वो हर मीडियम के लिए अलग अलग होगा। अभी हमने जो कूलम्बिक जो फोर्स निकाल रहे थे हम, वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया था, जो हमारे Q1 और Q2 जो चार्ज रखे थे, हमने इनको बेसिकली एयर में माना है। तो एयर के लिए जो के की वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, 9 × 10⁻9 के बराबर होती है, ठीक है। और ये मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेसिकली हमारा, देखो यहाँ से तुम देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर आर हो गया, है ना। और क्या हो गया कि Q1 Q2 दो चार्ज हैं तो पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगी इसकी यूनिट हमारी, न्यूटन और मीटर स्क्वायर, और क्या बोलते हैं हमारी कूलम स्क्वायर, ठीक है, के की यूनिट, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूटन तुम्हारा क्या था, मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये के की हमारी यूनिट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है यार, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली क्या निकाले तुमने यहाँ पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाली दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, ठीक है। अब देखो, अब देखो कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की तो हमारी जनरल बात हमने कर ली, ठीक है, वो किसी पार्टिकल के लिए है ना। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी ये कैसे आ गया, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं ड्यू टू जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं हम किस पे, चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है। ये अपने आप कैसे चेंज हो जा रहा है यार, है ना। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होती है हमारी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी होती है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, ठीक है, एफ डॉट डी आर, ठीक है। अब देखो फोर्स हमारी क्या थी, के क्यू वन क्यू टू। अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल पे बात करूँ तो फोर्स क्या थी उस पर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल पे हम फोर्स निकाल रहे हैं किसी और चार्ज पार्टिकल की वजह से, तो वो क्या होती है हमारी, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अगर मैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकलेगी, तुम्हारे इंडिकेशन कर देंगे हम इसका, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा यार, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। ये बेसिकली तुम्हारी क्या होगी यार, पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं हो गई, है ना, किसी एक चार्ज पार्टिकल की, किसमें, किसी एक दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में। तो इसकी फोर्स बता दी हमने और हमने निकाल लिया फिर वहाँ से इंटीग्रेशन करके, ठीक है। अब हमको पता है टोटल एनर्जी हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पे भी हमने बात कर ली थी, पोटेंशियल एनर्जी पे भी हमने बात कर ली, ठीक है। क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक है। अब देखो आगे इसमें हमारा क्या है, ये बेसिकली इतनी रामायण हमने फिजिक्स की क्यों पढ़ी थी, ये क्यों पढ़ी थी कि हमारा बेसिकली मतलब जो हम पढ़ रहे थे रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसमें बेसिकली एक तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। उसको पढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें पढ़नी जरूरी थी तुम्हारी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या है, कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ना, ये बेसिकली हमारी कब निकाली जाती है, एक अल्फा पार्टिकल जब हम बॉम्बार्डिंग करा रहे होते हैं, ठीक है, एक मेटल शीट पे, ठीक है। तो ये निकाली जाती है कि इट इज डिटरमाइंड ओनली फॉर दैट अल्फा पार्टिकल व्हिच इज डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री इन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो हमारा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, उसमें जो पार्टिकल सीधा हमारा 180 डिग्री में वापस आ जाता है, उसके लिए हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करते हैं। ये क्या होती है, कैसे निकलती है, सब हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो बेसिकली तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, लेट्स कंसीडर सच एन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम सोर्स, है ना, विद काइनेटिक एनर्जी के एंड देन अप्रोचिंग द न्यूक्लियस ऑफ टारगेट मेटल एज फॉलोइंग, ठीक है। एज फॉलोइंग हम करके दिखाते हैं, ठीक है। अब मान लो यार कि तुम्हारा ये है एक, अरे भैया कौन बदल दे रहा है ऐसे, ये उल्टा चांद बना दिया, वैसे बनाना था, है ना। लेट्स सपोज एक बाउंड्री है, ये इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है। आ, और ये है क्या है, कलम चेंज कर लेते हैं, ये है एक स्ट्रेट लाइन पथ। स्ट्रेट लाइन तो बनाना बहुत मुश्किल है भाई, मतलब बन जाएगी पर लेट इट बी, है ना। लेट सपोज कि यार ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये है न्यूक्लियस हमारा, ये है न्यूक्लियस, है ना। ये क्या है, एक स्टेशनरी 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 न्यूक्लियस है भैया ये, है ना, किसका, एक मेटल शीट है, उस पर पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं हम, ठीक है। और ये उसका एक मेटल शीट का एक न्यूक्लियस है जो कि एक जगह पे स्टेशनरी है, ठीक है, क्लियर है बात। और इस न्यूक्लियस है तो इस पर चार्ज कितना होगा यार हमारा, कि लेट सपोज एक ऐसे एलिमेंट का न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है जेड, तो इस पर चार्ज कितना होगा न्यूक्लियस पे, जेड ई, किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से, ठीक है, जेड ई के बराबर हो गया। एक का चार्ज कितना होता है, एक ई, और कितने प्रोटॉन होंगे उस पर, लेट सपोज जेड होंगे तो चार्ज कितना होगा, जेड ई, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल है ना, ये क्या बोलते हैं, आ रहा है उसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। और एक कैसे आ रहा है, वी स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, वी स्पीड से मूव कर रहा है ना। लेट सपोज इसको हम Q1 बोल देते हैं ना, मतलब इस पर जो चार्ज होगा उसको हम बोल देते हैं Q1, और जो किसके बराबर होगा, हमारा 2V के बराबर होगा, मतलब 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। 2 के बराबर होगा, उसका चार्ज जेडी के बराबर हो जाएगा, वो स्टेशनरी है, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम ए पॉइंट, है ना। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर हमारा जो बल्ब होता है, बल्ब जो जल रहा है, जिसको हम रोशनी करने के लिए घर में जलाते हैं, क्या उसकी जो रोशनी है इनफाइनाइट दूरी तक जाती है, नहीं जाती ना भाई। अगर ऐसा होता तो हम एक बल्ब जलाते हो पूरी दुनिया में रोशनी, है ना, बट ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब मुझे ये बताओ कि ये जो हमारा ये हमारा न्यूक्लियस है, इसका जो क्या बोलते हैं,
जो इफेक्ट होगा इसके चार्ज का, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो उसकी फोर्स लग रही होगी वो क्या इन्फाइनाइट डिस्टेंस तक लग रही होगी? नहीं लग रही होगी। अब मान लेते हैं वो एक इस पॉइंट तक लग रही होगी बस, है ना, ए पॉइंट तक लग रही होगी, ठीक है। इसलिए मैंने ये लेट सपोज इस पूरी बाउंड्री का वो उसका जो फोर्स है वो अफेक्ट कर रहा होगा किसी और चार्ज पार्टिकल को, ठीक है। अब मान लिया हमने अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, अभी अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। अब इसकी जो टोटल एनर्जी वो होगी वो क्या होगी यार, काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये v स्पीड से मूव कर रहा है तो हाफ mv स्क्वायर, है ना। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि अभी ये उसके प्रभाव में आया ही नहीं है, उस वाले न्यूक्लियस के चार्ज के प्रभाव में आया ही नहीं है ना। आप तुम कहोगे कि सर एक कंजर्वेटिव फोर्स हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके प्रभाव में की एनर्जी नहीं होगी। बेटा ये बहुत लाइट पार्टिकल होता है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो क्लियर, तो ये क्या हो जाएगी हमारी जीरो। तो इसकी टोटल एनर्जी अभी हमारी क्या हुई यहाँ पे, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, है ना, लेट्स सपोज इसको के बोलते हैं, इससे चला आ रहा है ना, भगा आ रहा है, एकदम दौड़ा आ रहा है ना। अब क्या हुआ, जैसे ये यहाँ पे आएगा, जैसे ये यहाँ पे आएगा इस बाउंड्री पे, यहाँ पे आएगा तो ये क्या फेस करेगा, ये अब यहाँ पे आएगा तो क्या फील करेगा, ये जो हमारा ये जो है न्यूक्लियस, ये बेसिकली इसका रिपल्शन फील करने लग जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि यार ये पॉजिटिव चार्ज और अल्फा पार्टिकल भी, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे जस्ट घुसा है यहाँ पे वी से, है ना। तो अब ये जैसे जैसे यहाँ से जाता जाएगा, है ना, तो जब उसके प्रभाव में आता जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा तो स्लो डाउन होता जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन हो रहा होगा तो ये स्लो डाउन होता जाएगा, स्लो डाउन होता जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती जा रही है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है, क्योंकि जो उसकी टोटल एनर्जी है यार वो तो कंजर्व रहेगी, है ना। एक एनर्जी कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, दूसरी बढ़ रही है, मतलब एक एनर्जी दूसरी में ट्रांसफर हो रही है ना। तो अब ये धीरे धीरे जब यहाँ पे जाता जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, है ना, न्यूक्लियस से एक स्मॉल आर डिस्टेंस पे, है ना, न्यूक्लियस के सेंटर से एक डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल आर, है ना, कि इसके बाद जो पार्टिकल है वो जा नहीं पाएगा, उसकी जो वेलोसिटी है जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे जो प्रिपल्शन होगा न्यूक्लियस की वजह से वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है इसकी अल्फा पार्टिकल की, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, किस में हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। और इस पॉइंट के बाद फिर वो क्या करेगा, बाउंस बैक करना स्टार्ट कर देगा, और बाउंस बैक स्टार्ट कर देगा, फिर वो बाहर आता जाएगा, बाहर आता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, है ना। और इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और जिस काइनेटिक एनर्जी से आया था वो यहाँ पे भगता चला जाएगा वापस, ठीक है, क्लियर। तो ये है तुम्हारी यार, और देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस आती है हमारी, ये जो आर है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब कि कितने पास न्यूक्लियस के आ पाया हमारे अल्फा पार्टिकल, क्लियर, ठीक है। इसकी देखो ये मतलब एक्सपेरिमेंट तो पढ़ लिया तुमने, अब इसकी जो थ्योरी है वो सब लिख देते हैं, और जो मतलब वो सब तुम नोट्स में उतार लेना, ठीक है। देखो जो चीज़ मैंने पढ़ाई वो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन अल्फा पार्टिकल एंटर्स इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस, है ना, पॉइंट ए जो मैंने बताया था बेसिकली क्या था, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रहा था किसका, हमारे न्यूक्लियस के चार्ज का, ठीक है। इट्स काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी, है ना, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जा रही है न्यूक्लियस के साथ अल्फा पार्टिकल की, वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, क्लियर, ठीक है। एट सर्टेन पॉइंट बी, सर्टेन पॉइंट बी मतलब इस पॉइंट को बेसिकली क्या बोल दिया उसने, बी, ये इस पॉइंट को हमने बोल दिया है, क्या बोल दिया है, बी पॉइंट, जहाँ पे क्या बोलते हैं उसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है ना, एट अ सर्टेन पॉइंट बी द टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड मींस एट दिस पॉइंट अल्फा पार्टिकल कम्स एट रेस्ट एंड देन बाउंस बैक, क्लियर, ठीक है। रिपल्शन लगेगा मैक्सिमम और वहां से बाउंस बैक आने लग जाएगा, ठीक है। वो चीज मैंने तुमको वहां पर बताई है, ठीक है। दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस व्हिच इज अप्रोच्ड बाय द अल्फा पार्टिकल, हेंस इट इज नोन एज आर मिनिमम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, आर मिनिमम, क्लियर गाइज। अब देखो इसमें आगे क्या है तुम्हारा, आगे ये है कि उस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा तुम्हारा, उस पॉइंट पे तुम्हारा हो रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो तुम्हारी टोटल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमारी क्या होगी, हाफ एम बी स्क्वायर होगी अल्फा पार्टिकल के लिए, हाफ एम वेलोसिटी बी, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी उस पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी टोटल कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे उस पॉइंट पे, के Q1 हमारा क्या था, चार्ज किसका, अल्फा पार्टिकल का, और Q2 चार्ज किसका, हमारा न्यूक्लियस का, और डिवाइड बाई उस पॉइंट पे बता रहा हूँ मैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, आर मिनिमम, ठीक है, आर मिनिमम, है ना। अब देखो इसको और अच्छे से लिख लेते हैं हम, हमारा हाफ एम वी स्क्वायर के, Q1 चार्ज हमारा कितना था 2 E के बराबर, और न्यूक्लियस का चार्ज कितना था हमारा Z E के बराबर, और आर को हम लिख लेते हैं आर मिनिमम बड़ा, ठीक है, जैसे हमने वहाँ लिख रखा था, कैसे लिख लो एक ही बात है, ठीक है। ये तुम बेसिकली याद रखोगे, है ना। अब देखो इस फॉर्मूले में जो चीज़ें हैं वो बेसिकली हमारा क्या क्या है, देखो के तुम्हारा तुमको पता था,
कांस्टेंट था, ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और हमारा क्या बोलते हैं तुम्हारा ई क्या है तुम्हारा यार, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, जो कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे बस, ठीक है। और क्या बोलते हैं तुम्हारा जेड तुम्हारा है एटॉमिक नंबर, है ना। और देखो तुम्हारा क्या बोलते हैं एम क्या है बेसिकली तुम्हारा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो इसको हम किस में लेंगे यार, किलोग्राम में लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुमको याद रखनी है, किस में लेंगे किस में नहीं लेंगे, वरना क्वेश्चन सारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और स्पीड है तुम्हारी, वेलोसिटी वो तो तुम्हारी वही रहेगी यार, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और क्या है तुम्हारा आर, आर तुम्हारा किस में रहेगा, मीटर में, ठीक है। क्लियर है बात। अगर तुम ऐसे एनर्जी की बात करो पूरे यहाँ पे, तो एनर्जी तुम्हारी किस में रहेगी यार, जूल में, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा वो उसके अकॉर्डिंग तुमको कर लेना शिफ्ट, ठीक है। किस में लेनी है वैसे, अगर मतलब ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड यूनिट्स में है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी किस में आएगी, तुम्हारी जूल में आएगी, ठीक है। इसमें अच्छा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली ये है कि बेसिकली हमारी एनर्जी की यूनिट हम जूल जो पढ़ते हैं, उसके अलावा एक एनर्जी की यूनिट और होती है स्मॉल यूनिट, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली हमारे कितने के बराबर होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है, ठीक है। -19 जूल के बराबर होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारा होता है एनर्जी की यूनिट होती है, इतने जूल के बराबर होती है। ये वही है मैग्नीट्यूड है जो हमारे क्या बोलते हैं एक चार्ज के बराबर होता है, एक चार्ज का यूनिट होता है ना 1 की वैल्यू, ये उतना ही मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अगर तुमको कन्वर्ट करने आए जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में, तो कर लोगे ना, है ना। ठीक है यार, तो ये हो गया। देखो आप इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिकली हमारा क्या क्वेश्चन बनता है इस पे, है ना। क्वेश्चन ये हमारा इस पे कि एन अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल विद 8.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ अ मेटल एटम दैट इज इक्वल टू 30 एंड अराइव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻⁷ नैनोमीटर, है ना, फ्रॉम द न्यूक्लियस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, ठीक है। इसमें देखो बेसिकली क्या करना तुमको कि एक अल्फा पार्टिकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तुमको 8.64 मेगा, मतलब 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और क्या बोलते हैं ये न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है ना, और उसकी जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो दे रखी है 10⁻⁻⁷, तो इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ये दे रखी है तुमको नैनोमीटर में, ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हम क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उसमें दे रखी है 8.64 × 10⁻⁶, है ना। और हमको किस में लेनी है एनर्जी, जूल में लेनी है। मैंने पहले ही बताया था कि हमको एनर्जी किस में लेनी होती है, जूल में लेनी होती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर देंगे 1.9 × 10⁻1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। कूलम नहीं जूल, कूलम थोड़ी था, जूल था ना भाई। 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या था, पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिख रहे थे हम, ए की वैल्यू क्या थी हमारी 9 × 10⁹ ए। Q1 हमारा क्या है, Q1 हमारा क्या है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल चार्ज कितना होता है 2e, है ना। और न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो जाएगा, जेड कितना है उसका 30, है ना, 30 × e, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आर, आर की वैल्यू हमारी बेसिकली क्या रखनी है हमको, रेडियस, मतलब आर क्या था, डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच, वो हमको दे रखी है ना। और ये नैनोमीटर में दे रखी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे हमारा 10⁻, हमारा ये x-x है ना, इसको नैनोमीटर में दे रखा है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम बेसिकली, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 10⁹ से बेसिकली हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, है ना। तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 10⁹ है ना। तो अब ये आ गया बेसिकली मीटर में, ठीक है। अब यहाँ से तो मेरा बेसिकली एक्स के लिए सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन अगेन तुमको ही करनी क्योंकि एग्जाम तुमको देना है, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। देखो दुआ बेसिकली ये करी जाती है कि क्वेश्चन इस टाइप के ना आए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाती है ना। जनरली इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो किस टाइप के आते हैं हमारे बेसिकली रेशियो के टाइप के आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है तुम्हारा दे रखा है in Rutherford experiment, if alpha particle is projected with velocity v towards the nucleus of an atom with atomic number z, then what is the closest distance of approach if alpha particle is projected towards nucleus of एटॉमिक नंबर 2z, ठीक है। तो कोई इसी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बेसिकली, क्वेश्चन पूरा क्या था, है ना। क्वेश्चन बेसिकली पूरा यह था कि एक अल्फा पार्टिकल बेसिकली मूव कर रहा है एक न्यूक्लियस के लिए जिसके तरफ, जिसका बेसिकली क्या है एटॉमिक नंबर z है ना, और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसकी जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है वो क्या है r। और अब ये सेम पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, ये बेसिकली एक ऐसे न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा है जिसका जो z की वैल्यू है वो क्या है तुम्हारी 2z है, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है उसकी 4v, ठीक है। तो उसके लिए पूछ रहा है हमारा r की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है।
तो बेसिकली वो आर के टर्म में पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस आर को हम आर ना लेके हम बेसिकली क्या ले लेते हैं यार, ले लेते हैं तुम्हारा आर ले लेते हैं ना, ये पूछ रहा है, ठीक है, इसको उसके टर्म में पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, बेसिकली कैसे निकालेंगे कि लेट सपोज पहले केस के लिए हम क्या कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी और वो वाला रिलेशन निकाल लेते हैं वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वाला, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को हमने लिख लिया के, लेट सपोज के लिख लिया, है ना, नहीं के नहीं लिखेंगे, बी है ना। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी पहले वाले के लिए क्या आ जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर इजकल टू ए Q1 हमारा क्या है, Q1 क्या अल्फा पार्टिकल है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2e और क्या है जेड ई, है ना, जेड ई के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू जेड ई, जेड और 2 में कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। और दूसरे वाला जो हमारा केस है तो उसमें क्या है तुम्हारा हाफ एम, तो हमारा अल्फा पार्टिकल का एम ही रहेगा, वी क्या है हमारी 4v का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा के Q1 क्या है तुम्हारा 2e है, और हमारा जेड क्या है यहाँ पे 2z है दूसरे वाले के लिए, है ना, और ई मतलब ई चार्ज टोटल, तो ई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे तुम्हारा के Q1 की, बेटा इसमें आर स्क्वायर नहीं था एक्चुअली, हमारा इसमें क्या होता है यार, बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है, आर होता है ना इसमें, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इसकी एक्स की वैल्यू पूछी है ना, इस आर के टर्म में। अब देखो क्या करोगे, तो मैं दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो हाफ एम हाफ गया, हम गया वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया, तो बेसिकली तुम्हारा क्या आएगा 1/16 आ गया, है ना। मतलब इनको सॉल्व करोगे डिवाइड करोगे, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, तो बेसिकली क्या क्या कट जाएगा, के कट जाएगा, के कट जाएगा, टू कट जाएगा, ई कट जाएगा, टू कट जाएगा, ई कट जाएगा, जेड कट जाएगा, जेड कट जाएगा, ई ये वाला भी कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो बेसिकली तुम्हारा क्या आ गया, तुम्हारा ये आ गया तुम्हारा x/2r, ठीक है, x/2r। तो यहाँ पे तुम्हारा x बेसिकली क्या आ जाएगा, तुम्हारा x बेसिकली तुम्हारा आ जाएगा r/8, ठीक है, r/8, वही यहाँ पे तुम्हारा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। अभी तक तुमने क्या क्या पढ़ लिया, तुम्हारा थॉमसन और एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया, यहाँ पे तुमने जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था वो पढ़ लिया, बेसिक चीज़ें भी सीखी तुमने यहाँ पे, है ना। और क्या बोलते हैं, तुमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें क्या थी तुम्हारी, डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कैसे रिजेक्ट हुआ, ठीक है। उन्होंने इसका करा था, थॉमसन का करा था, अब और रदरफोर्ड का फिर अब कौन करेगा और कैसे करेगा, वो सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यार मिलते हैं अगले लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। थैंक यू भाइयों।